हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। दिस इज उमेश पात्रा। वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ उमेश कॉमर्स क्लासेस। स्टूडेंट, आज का मेरा वीडियो लेक्चर किस पर बेस्ड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिवैल्यूएशन अकाउंट। चाहे वो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर चैप्टर की बात करूँ मैं आपके साथ, चाहे वो रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर चैप्टर की बात करूँ, दोनों ही टॉपिक में, दोनों ही चैप्टर्स में ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो आइए डिस्कशन करते हैं आपके साथ इस अकाउंट के बारे में। इसका मीनिंग मैं आज आपको क्लियर करवाऊंगा और प्लस इसके साथ इसका फॉर्मेट। एक छोटा सा लेक्चर होगा, ये आएगा तब हम आगे इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है? रिवैल्यूएशन अकाउंट दो शब्दों से मिलकर बना है, देखते हैं क्या। री प्लस वैल्यूएशन, री प्लस वैल्यूएशन से मिलकर क्या बना है? रिवैल्यूएशन। री का मतलब होता है अगेन, जिसको हिंदी में जिसका अनुवाद है दोबारा। वैल्यूएशन मतलब आकलन करना, वैल्यूएशन या वैल्यू कैलकुलेट करना, वैल्यू कैलकुलेट करना। जैसे कि ये एक सपोज करो फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 2019 और ये 31 दिसंबर 31 मार्च 2020। इस डेट को आपने कोई एसेट परचेज किया। इफ एसेट्स परचेज ₹10,000, आपने उसको यूज किया है, पूरे आपने उसका यूज 12 मंथ्स किया है। 12 months use of that assets। आपने 1 अप्रैल 2019 को कोई एसेट्स बाय की है, परचेज की है 10,000 रुपीज की। आपने पूरे 12 मंथ्स उस एसेट्स को आपने यूज किया और आप अपने बुक से अकाउंट्स बना रहे हो। इस डेट को आप रीवैल्यूएशन कर रहे हो। क्यों? एक नॉर्मल जो फर्म्स होती है, चाहे वो पब्लिक लिमिटेड हो चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड फर्म हो, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट 31 मार्च को मेंटेन करती है। आपने कोई एसेट्स 1 अप्रैल 2019 को परचेज की थी जिसकी वैल्यू थी 10,000। आपने उस एसेट्स का यूज भी तो किया है। उसके यूज करने के बाद जब उसकी वैल्यू का पता लगाया गया तो उसकी वैल्यू या तो इंक्रीज होगी या तो डिक्रीज होगी। इसका मतलब यह कि टाइम बीतने के साथ साथ एसेट्स की वैल्यू में कुछ चेंजेस आते हैं। कुछ एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है और कुछ एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। ऐसा सिर्फ एसेट्स के साथ नहीं होता, ऐसा लायबिलिटीज के साथ भी होता है। इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं। इस डेट को इस पर्सन से आपने 5,000 रुपीज लोन लिया था। आपने पूरे के पूरे 12 मंथ्स आपने इसके 5,000 रुपीज को पूरे के पूरे 12 मंथ्स यूज किया था। यूज ऑफ ₹5,000। अब इस डेट को जब आपने उस पर्सन को पे करना है फॉर 1 ईयर के लिए, तो आप सिर्फ 5,000 पे करोगे, इंटरेस्ट भी तो पे करोगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का मतलब यही होता है कि टाइम बीतने के साथ साथ आपके बिजनेस की एसेट्स और आपके बिजनेस की लायबिलिटीज में कुछ चेंजेस आते हैं। उस चेंजेस को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे आज के टाइम में एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू का एग्जैक्ट वैल्यूएशन कितना है वो मेरे को पता लगाना होता है। भाई आज के टाइम में उस एसेट्स की वैल्यू इतनी रह गई है, आज के टाइम में उस लायबिलिटीज की वैल्यू इतनी रह गई है। इसका मतलब टाइम जैसे जैसे बीतता जाता है हमारी बिजनेस की एसेट्स और लायबिलिटीज में कुछ चेंजेस आते हैं, उसकी वैल्यू में कुछ चेंजेस आते हैं। कुछ एसेट्स ऐसी होती हैं जिनकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है और कुछ लायबिलिटीज ऐसी होती है जिनकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, या कुछ एसेट्स ऐसी होती है जिनकी वैल्यू में डाउनवर्ड्स आ जाता है यानी कि डिक्रीज हो जाती है, या कुछ लायबिलिटी भी डिक्रीज हो जाती है। तो इस चेंजेस को रिप्रेजेंट करने के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का मतलब यही होता है कि टाइम बीतने के साथ साथ हमारे बिजनेस की एसेट्स और लायबिलिटीज में कुछ चेंजेस आते हैं। उस चेंजेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। और वैल्यू का पता लगाने को क्या बोलते हैं? दोबारा से वैल्यू का पता लगाना। इट मींस मेरे को वैल्यूएशन उनका दोबारा से करना पड़ेगा। इस दोनों वर्ड को मिलाकर क्या बनता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो स्टूडेंट ये तो था रिवैल्यूएशन अकाउंट का मीनिंग। अब इसको बनाते कहते हैं, बनाते कैसे हैं या इसका फॉर्मेट क्या होता है वो मैं आपको बना के दिखाता हूं। यहाँ पे
इसको वीडियो को पुश करके आप इसे उतार लेना, इसका मीनिंग है। अब इसका फॉर्मेट मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। फॉर्मेट ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब इसका फॉर्मेट क्या बोलता है, यहां भी लिखता हूं रीवैल्यूएशन अकाउंट। सबसे पहले पार्टिकुलर, first column the name is particular amount, particular amount, this is credit side and this is debit side। तो इसका फॉर्मेट कैसे डील करना आपने, जो रीवैल्यूएशन अकाउंट होता है ये एक ना नॉमिनल नेचर का अकाउंट माना जाता है, नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट को क्या रूल होता है कि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को आपने डेबिट करना है एंड ऑल इनकम्स एंड गेन्स को आपने क्रेडिट करना है। इनकी असेट्स और लायबिलिटी से कनेक्टेड जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो मुझे इस अकाउंट में दिखाने तो हैं, बट उस चेंजेस में मुझे बेनिफिट जो होगा वो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, जो मेरे को लॉसेज होंगे, एक्सपेंस होंगे, मैं डेबिट साइड में दिखाऊंगा। सपोज करो आपकी असेट्स की वैल्यू कम हो गई है, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स, आपको नुकसान है या बेनिफिट है? आप कहोगे सर हमें तो नुकसान हो रहा है, एक्सपेंसेस है, लॉसेज है मुझे, तो आप कहाँ रिप्रेजेंट करोगे? यहाँ पर, टू डिक्रीज इन एसेट्स। अगर आपकी एसेट्स की वैल्यू कम होती है तो आपने डेबिट साइड में शो करनी है, दैट इज एक्सपेंसेस, वो मुझे नुकसान है। इंक्रीज होती है तो आपको बेनिफिट है, इंक्रीज होती है आप उसे यहां शो करोगे बाय इंक्रीज इन एसेट्स। और लायबिलिटी के केस में उल्टा है, अगर लायबिलिटी आपकी इंक्रीज होती है तो आपको नुकसान है, तो यहां क्या लिखो, टू इंक्रीज इन लायबिलिटीज। कम होती है तो आपके लिए बेनिफिट है, बाय डिक्रीज इन लायबिलिटीज। ठीक है स्टूडेंट, अगर एसेट्स डिक्रीज हो रही है डेबिट साइड में, इंक्रीज हो रही है क्रेडिट साइड में, वो एक्सपेंसेस है, ये इनकम्स है, वो लॉसेज है, ये आपका गेन्स है। अगर लायबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ये आपके लिए नुकसानदायक है, एक्सपेंसेस है, लॉसेज है आपका डेबिट साइड में। अगर लायबिलिटीज की वैल्यू कम हो रही है तो आपके लिए बेनिफिशियल है क्रेडिट साइड में। इसके अलावा और भी एक चीज आती है, उसको लिखते हैं। कुछ ऐसी एसेट्स होते हैं जो आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना भूल गए हो, तो क्या लिखूंगा मैं, टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, और यहां पर बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स। ठीक है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आएगा इधर। आपने बिफोर 1 ईयर रहीम से पैसे उधार लिए थे जिसकी अमाउंट थी 10,000। आज पूरा 1 साल होगा, अपने 1 ईयर के लिए पैसे उधार लिए थे, आज पूरा 1 साल हो गया है, तो आप उसे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपकी लायबिलिटी बनी, दैट इज क्रेडिटर, वो पर्सन आपका क्रेडिटर है रहीम, तो आप उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लायबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो करना भूल गए थे। आज 1 साल हो गया, वो पर्सन आपको फोन कर रहा है, भाई साहब मैं आ जाऊं आपसे पैसे लेने आ जाऊं, तो आपने कहा ओहो आपके भी पैसे देने थे, तो वो क्या बना, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। एक ऐसी लायबिलिटी जिससे आप पैसे तो आपने उधार लिए थे,
आप उसे अपनी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करना भूल गए थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आज उसे आज रिकॉर्ड कर रहे हो, आप उसे आज रिकॉर्ड कर रहे हो तो आपकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इसलिए अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आएगा डेबिट साइड में। आपके लिए आपको पता नहीं कहां से एकदम से लायबिलिटी आन पड़ी, तो आपकी लायबिलिटी बढ़ेगी, नुकसान है डेबिट साइड में। अब ये करते हैं बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स। आज से 1 साल पहले आपने एक बिजनेस के लिए टाइपराइटर को परचेज किया था जिसकी वैल्यू थी 10,000। आज आपका एडवोकेट कहता है अभी मेरे को एसेट्स बताओ, आपके पास कौन कौन सी एसेट्स है, यानी कि आपके एसेट्स का वैल्यूएशन हो रहा है। जब आपने देखा भाई एक टाइपराइटर भी तो है, भाई वो मैंने आज से 1 साल पहले बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना मैं भूल गया था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आज से आप रिकॉर्ड करते हो तो आपके एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी, आपके लिए बेनिफिशियल है। तो इसलिए मैंने अनरिकॉर्डेड एसेट्स को क्रेडिट साइड में शो किया। तो ये सारे मेरे एक्सपेंसेस हैं, ये सारे मेरी इनकम्स हैं, बट किससे कनेक्टेड? ओनली एसेट्स और लायबिलिटीज। रीवैल्यूएशन अकाउंट की पहचान है सिर्फ एसेट्स और सिर्फ लायबिलिटी से कनेक्टेड जो भी चेंजेस आ रहे हैं, सिर्फ चेंजेस को रिप्रेजेंट करने के लिए अकाउंट बनाया जाता है। इस अकाउंट में सिर्फ आपने चेंजेस ही शो करने हैं। एक एग्जांपल लेता हूं आपके साथ। 10,000 की एसेट परचेज की थी, आज उसकी वैल्यू 15,000 है, टोटल 5,000 इंक्रीज हो रहा है। तो यहां पर सिर्फ 5,000 आपने शो करना है, ना तो उस एसेट्स की ओपनिंग वैल्यू शो करनी है, ना उस एसेट्स की क्लोजिंग वैल्यू शो करनी है, सिर्फ जो चेंजेस है वो आपने यहां शो करना है। अगर आज के टाइम उसकी वैल्यू 5,000 रह गई होती तो 5,000 डिक्रीज होती तो उस एसेट्स को मैं यहां शो करता है। इंक्रीज हो रही है तो सिर्फ यहां पे, यानी कि निचोड़ क्रक्स क्या निकलता है, आज टाइम बीतने के साथ साथ आपके एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू में कुछ चेंजेस आते हैं, उस चेंजेस को आपने इस अकाउंट में शो करना है। ना तो ओपनिंग वैल्यू आपने दिखानी है, ना आपने क्लोजिंग वैल्यू दिखानी है, सिर्फ चेंजेस को रिप्रेजेंट करने के लिए रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। तो हमने आइटम्स तो देखो शो कर ली, अब देखते हैं इसका निचोड़ क्या निकलता है। आपको अच्छे तरीके से पता है रीवैल्यूएशन अकाउंट कौन सी नेचर का अकाउंट है? नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, जिसमें सिर्फ एक्सपेंसेस और इनकम्स ही दिखाई जाती हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज से कनेक्टेड। तो जो अकाउंट नॉमिनल नेचर का होता है उसका आंसर या तो प्रॉफिट की फॉर्म में आता है या तो लॉस की फॉर्म में आता है। देखते हैं कैसे। 95% केसेस पर क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है ज्यादा। जितने भी आप क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे 95% केसेस पर डेबिट क्रेडिट साइड का टोटल हमेशा डेबिट साइड के टोटल से ज्यादा होगा। तो आपने इसका टोटल किया, 2 लाइन यहां से जोड़ी, 2 लाइन यहां से जोड़ी, टोटल किया, ये आया। इसको एग्जैक्ट इसके सामने वाली लाइन में मेंशन कर देना है। इसमें से ये सारे एक्सपेंस को लेस करने के बाद यहां बैलेंस बचेगा, तो वो क्या बोला जाएगा? टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशियो में, अगर ये प्रॉफिट आता है तो। बट कभी कभी कुछ केसेस में डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड के टोटल से ज्यादा आता है, उसमें हम क्या करते हैं, पहले हम इनका टोटल करके यहां लिख देते हैं, उसको एग्जैक्ट इससे सामने वाली लाइन में लिख देते हैं। इसमें सारे इनकम्स को लेस करने के बाद जो यहाँ बैलेंस बचता है उसको क्या लिखेंगे हम? बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो, अगर ऐसा होता है तो। स्टूडेंट एक बात याद रखना, इस अकाउंट में प्रॉफिट और लॉस दोनों कभी भी एक साथ नहीं आते। या तो आपका आंसर प्रॉफिट की फॉर्म में आएगा या तो आपका आंसर आएगा लॉस की फॉर्म में, दोनों कभी भी इकट्ठे नहीं आते। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट मेरा आज का लेक्चर, मोस्ट इंपॉर्टेंट रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसमें क्या होता है, एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है, एक्सपेंसिव लॉसेस को अपने डेबिट साइड में दिखाना है, इनकम गेन्स को अपने क्रेडिट साइड में दिखाना है, सिर्फ एसेट्स और लायबिलिटी से कनेक्टेड। ना तो इसमें कोई नॉर्मल एक्सपेंसेस आएगा ना ही नॉर्मल इनकम जाएगी, सिर्फ एसेट्स और लायबिलिटी से कनेक्टेड जो आपको इनकम्स हो रही हैं या उससे कनेक्टेड जो आपको एक्सपेंसेस हो रहे हैं वही आपने इसमें रिप्रेजेंट करने हैं। इसका आंसर या तो प्रॉफिट के फॉर्म में आएगा या तो लॉस की फॉर्म में आएगा। इसका रीजन क्या है? बिकॉज दिस इज नॉमिनल नेचर अकाउंट, और नॉमिनल नेचर अकाउंट का रूल क्या होता है? ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट एंड ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। तो स्टूडेंट ये मेरा आज का वीडियो लेक्चर था। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करूंगा कैपिटल अकाउंट, फिर हम इसके जॉइंट क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और आएगा रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस, फिर मैं आपके साथ कंप्लीट क्वेश्चन की बात करूंगा। तो आई होप आपको आज का मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। तो अगर आप चाहते हो आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पास मिले और ऐसे ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स के आपके साथ मैं डिस्कशन करता रहूं, तो उमेश कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू आज के लिए।